हेयर हो रही हैं। यस यस। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना तारिक है और आज मैं यहाँ एहसान इंस्टीट्यूट के अंडर कंडक्ट किए गए रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से ग्रुप 1 के प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए मौजूद हूँ। हमारी टीम मेंबर्स ने इस ग्रुप पे इस टॉपिक पे काम किया है और हमने इसको एक नेक्स्ट टाइटल देने की कोशिश की है। दैट इज द हिडन फोर्सेस बीनीथ आवर फीट। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमारे ग्रुप मेंबर्स में से काम किसने क्या क्या किया है। तो हमने सबसे पहले तो इस तरह से डिवीजन की थी ग्रुप मेंबर्स की कि 22 मेंबर्स थे और 11 क्वेश्चंस थे हमारे पास इंक्लूडिंग चैलेंज। तो हमने 2 मेंबर्स को एक क्वेश्चन असाइन किया रिसर्च के लिए। देन हमारी रिसर्च जब कंप्लीट हो गई 11 क्वेश्चंस के ऊपर, देन हमने फर्दर टीम्स मेकअप की आर्टिकल के लिए और स्लाइड्स प्रेजेंटेशंस के लिए। और थर्ड वन टीम जो थी वो थी रिसर्च के लिए, मतलब वीडियोस और ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स वगैरह का जो है उनकी रिसर्च के लिए। तो जो आर्टिकल टीम थी उसके अंदर मैं थी, आमिना तारिक, अब्दुल सबूर थे, आमिना मुनीब थी और हफ्सा सहर थी। और जो वीडियो एडिटिंग टीम थी उसके अंदर आयशा सुलेमान थी, अफीफा थी, हिजाब फातिमा थी। और बाकी जितने मेंबर्स हैं उन सब ने हमारे साथ जो है वो रिसर्च में कोऑर्डिनेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम हमारे साथ कोऑर्डिनेट करती रही है, किसी भी मेंबर ने तंग नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई कैन स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। ओके, जैसा कि आप जानते हैं हमारी रिसर्च का टॉपिक है द हिडन फोर्सेस बीनीथ आवर फीट। यानी कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं इसके नीचे कैसी हैरत अंगेज और ताकतवर कुवतें छुपी हुई हैं। इसको अगर मैं समराइज करके इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो इसमें हमने सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लिए थे। जैसा कि एक आम इंसान के जहन में अपनी कायनात को देख के क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट लाइक हमारी ज़मीन पर एक इतने अजीमुल शान जो पहाड़ वजूद में हैं वो किस तरह से वजूद में आए। और अगर वो एक अरसा पहले वजूद में आ चुके थे तो आज भी हमारे जियोफिजिस्ट ये क्यों कहते हैं कि हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग। और अगर माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात की जाए तो हमें हर कुछ अरसे के बाद उसकी हाइट में इजाफा देखने को मिलता है। इसी तरह से अर्थक्वेक हैं जो कि अक्सर हमारे कुछ सालों में या कुछ ही टाइम के बाद किसी न किसी एरिया में ज़मीन के हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और इसी तरह वोल्केनोज, हमारे आतिशफशां जो हैं वो फटते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हमारी ज़मीन का अगर मैप चेक किया जाए तो वो अगर हम कुछ 200 मिलियन ईयर्स अगो जाके अपना मैप देखें तो वो बहुत डिफरेंट है। और अगर हम आज की बात करें तो वो मैप बहुत ही डिफरेंट है। और इस स्लाइड्स के अंदर हमने इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। जब हमारी टीम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेकर रिसर्च पे निकलती है तो तब हमने देखा कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इस रिसर्च पे काम करते हुए हमें जो सबसे बेनिफिशियल पॉइंट रहा वो ये रहा कि एहसान इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद हमारे टीचर्स ने हमें ये गाइड किया कि जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है इसको सिर्फ साइंस के लेंस से देखने के बजाय अगर हम कुरान के लेंस के साथ भी कनेक्ट कर लें तो कितना ही ब्यूटीफुल ये व्यू होगा हमारे लिए, और हम कैसे अपने अल्लाह ताला की बड़ाई को और मजीद बयान करने के काबिल होंगे। और हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ पे गौर व फिक्र की है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमें इस सफर में इस रिसर्च में क्या मिला जब हमने अपने इन सारे क्वेश्चंस को देखा कि ये माउंटेन्स, ये ओशंस, ये वोल्केनोज, अर्थक्वेक कैसे हो रहे हैं। तो आप जानते हैं इस सफर में हमें जो मैजिकल चीज मिली इन सबसे रिलेटेड वो क्या थी। डेट वाज द प्लेट्स। यस, आए हम देखते हैं कि ये क्या मैजिकल चीज है। प्लेट्स। जी, अगर आपको मैं थोड़ा जूम करके इस मैप को दिखाने की कोशिश करूं, लुक एट सर, आपको इस अर्थ मैप के अंदर कुछ पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। आपको नजर आ रहा है कि हमारा मैप जो है वो डिवाइडेड है, जैसे कुछ स्पीसीज बिखरे पड़े हुए हैं। राइट। अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं कि 20th सेंचुरी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर जो है वो काम किया गया, इस थ्योरी को डेवलप किया गया। और ये बताया गया कि हमारी जमीन के ऊपर जो कुछ पार्ट्स हैं हमारी अर्थ के वो मूव कर रहे हैं, वो एक टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉर्म में। ये क्या है और ये कैसे हमारे माउंटेन्स, ओशंस, वोल्केनोस और अर्थक्वेक के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने अर्थ स्ट्रक्चर की। हमारे अर्थ स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, एंड दिस वन एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज द क्रस्ट। सॉरी।
मेरी स्लाइड्स मिस हो गई। जी। तो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये है हमारी क्रस्ट, जिसको फर्दर इन्होंने डिवाइड किया। अगर आप बात करें तो अर्थ की जो लिथोस्फेयर है, जिसे हम क्रस्ट या अपर मेंटल भी कहते हैं, ये हमारे कुछ बड़े और छोटे पीसीस के अंदर डिवाइड है। जैसे आपने पीछे देखा अर्थ के मैप में, छोटे छोटे पीसीस भी हैं, बड़े पीसीस भी हैं, और ये सारे पीसीस क्या कहलाते हैं? प्लेट्स। और ये सारी प्लेट्स जो हैं ये हमारी अर्थ की इनर लेयर्स के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। ठीक है। ये सारी प्लेट्स जो फ्लोट कर रही हैं। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारी प्लेट्स फ्लोट करती क्यों हैं? तो इसकी वजह यह है कि ये जो हमारी इनर कोर है, इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है, और डेट जो वो जो हीट एनर्जी होती है ना, वो हमारी प्लेट्स को जो है वो मूव करने की वजह बनती है। और इसी वजह से, इन्हीं हीट एनर्जीज की वजह से हम हर साल अपनी प्लेट में अपनी अर्थ प्लेट्स में चंद सेंटीमीटर्स की मूवमेंट को मेजर करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि हमारी ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, या फिर कितनी तरह से ये मूव कर सकती हैं। जैसे कि इस स्लाइड में मैंने कवर करने की हमने कोशिश की कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो तीन तरह से ना मूव करती हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, सेकंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, एंड थर्ड टाइप इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो फर्स्ट टाइप है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में ये होता है कि प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करती हैं। जस्ट लाइक मैग्नेट्स, हम दो मैग्नेट्स को पकड़ते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, इसी तरह ये भी एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश करती हैं। और इन प्लेट्स के एक दूसरे की तरफ आने की वजह से, एक दूसरे के साथ मर्ज होने की वजह से जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो होते हैं माउंटेन्स और वोल्केनोस। हमने बात की थी ना कि इन सबका लिंक है, तो वो लिंक प्लेट से हम जाहिर कर रहे हैं। तो इन इस तरह की कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की और कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से प्लेट्स की जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो माउंटेन्स और वोल्केनोस आते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास हिमालयास की मिसाल है। ठीक है। सेकंड है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है? इसमें प्लेट्स एक दूसरे से अवे मूव करती हैं। ये आपको नजर आ रही होंगी हमारी प्लेट सेकंड डायग्राम के अंदर, कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन इनके दूर जाने की वजह क्या बनती है? हमारी जो अर्थ है उसकी क्रस्ट के नीचे मैग्मा होता है, अर्थ के नीचे मौजूद। और वो मैग्मा जो है वो अर्थ सरफेस है उसकी तरफ मूव करना शुरू करता है, और वो इससे बाहर आने की जब कोशिश करता है, तो वो फोर्स जो होती है मैग्मा की वजह से प्लेट्स के ऊपर अप्लाई होती है, वो इन प्लेट्स को एक दूसरे से दूर जाने पे मजबूर करती हैं। और ये हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से जो हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं, वो निकलते हैं वो निकलते हैं मिड अटलांटिक रिजेस वाले पार्ट, जैसे कि इसकी वो बहुत अच्छी मिसाल बनता है। थर्ड वन इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ रब होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। राइट। ये आपको थर्ड डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि किस तरह से दो प्लेट्स एक दूसरे को रब करते हुए, एक दूसरे के साथ टकराते हुए ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब दो चीजें एक दूसरे के साथ रब हो रही हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं, तो कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो एनर्जी जो है वो अर्थक्वेक की जरिए वजह बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इससे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारी प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो हमारी जो अर्थ का मैप है वो भी चेंज होता होगा। ऑब्वियसली ये देखें, हमारा जो थ्योरी है ये सबसे पहले जो है ना वो अल्फ्रेडो वेगनार ने दी थी 1912 में, कि हमारी जो अर्थ है वो कुछ साल पहले कैसी थी और अब कैसी है। उनका कहना था कि अर्थ वॉज नथिंग बट अ ह्यूज जिग्सा पजल्स। अगर अब इसके ऊपर बात करें हम, तो ये आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा कि हमारी अर्थ कैसे हमारी प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कैसे अपना मैप चेंज कर चुकी है। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो थ्योरी है, इसको एविडेंस कैसे किया जा सकता है कि वाकई उन्होंने सही थ्योरी दी है, हाइपोथेटिकली थ्योरी नहीं है उनकी। तो इनको जो एविडेंस कर रही हैं चीजें, वो ये 5 पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे मेंशन। फर्स्ट वन इज द पजल लाइक फिट और कॉन्टिनेंट्स। अगर आप साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को देखें, तो अगर इस यहाँ पे हमारे पास ये जूम आउट नहीं, जूम इन नहीं हो रहा, सॉरी। लेकिन अगर हम इसको जूम इन करके देखें, तो हमारे ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे को यूं लगता है जैसे जिग्सा पजल के दो दो पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट बैठेंगे। इसी तरह जो अल्फ्रेड वेगिनार हैं, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया कि ये ऐसे पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ फिट बैठेंगे। इस चीज एविडेंस है कि ये एक दूसरे के साथ थे कभी, लेकिन फिर ये प्लेट मूवमेंट्स की वजह से एक दूसरे से जुदा हो गए। द सेकंड पॉइंट इज फॉसिल एविडेंस।
हमारे जो जियोफिजिस्ट हैं वो उन्होंने जमीन के डिफरेंट कॉन्टिनेंट से जो हैं वो फॉसिल्स इकट्ठे किए और उनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की। तो उन्हें ये पता चला कि ये फॉसिल्स जो हैं वो सेम हैं। एक कॉन्टिनेंट पे जो चीजें पाई जा रही हैं वो दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी उसी के फॉसिल्स पाए गए हैं। तो ये भी इस चीज को एविडेंस कर रहा था कि ये थ्योरी जो है वो करेक्ट है। थर्ड पॉइंट जो इसमें हमें मिल रहा है एविडेंस के लिए वो है जियोलॉजिकल पैटर्न्स। जियोलॉजिकल पैटर्न्स के अंदर जो है जियोफिजिस्ट उन्होंने रॉक्स की स्टडी की। उन्होंने जब रॉक्स की स्टडी की है तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर क्या है। मतलब कि रॉक सॉरी जी रॉक्स की उन्होंने रॉक्स की स्टडी की और डिफरेंट कॉन्टिनेंट से रॉक्स ली और उनके उनके ऊपर स्टडी जब कंडक्ट की तो उन्हें पता चला कि ये भी एक दूसरे से फेमिलियर हैं। जैसा कि इसकी मिसाल है अपेल अपेलाचिन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कैलाडोनियन माउंटेन्स इन यूरोप। सॉरी अगर मुझे माउंटेन्स के नेम रिकॉल करने में मिस प्रोनाउंसिएशन कर दूं तो। द थर्ड फोर्थ पॉइंट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द ओशन फ्लोर। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 20th सेंचुरी के अंदर अगर जो है ना ओशन को एक्सप्लोर किया गया तो उसमें पता चला कि हमें हमारे जो ओशंस हैं डिफरेंट साइड पे बहुत साइड पे वो एक दूसरे को जो है वो सॉरी मैम एक दूसरे वो एक दूसरे को एक दूसरे से पुश आउटवर्ड एक दूसरे को दूसरी तरफ पुश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे पास ये एविडेंस मौजूद है कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट जो है वो सही थ्योरी है। और द लास्ट वन इज जीपीएस एंड सैटेलाइट मेजरमेंट्स। जीपीएस जो हमारा है टेक्नोलॉजी है इससे आज हमें पता चल रहा है हम इसे देख सकते हैं अपनी प्लेट्स मोशंस को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं माउंटेन्स की तरफ। तो माउंटेन्स की बात की जाए तो ये हमारे पास एक सबसे वाजिया प्रूव है हमारी प्लेट्स की मूवमेंट्स का कि हमारी प्लेट्स मूव करती हैं। क्योंकि अगर इसकी नेक्स्ट हम देखें आपको ये वीडियो क्लिप से अंदाजा होगा जैसे दो जो हैं बाउंड्री प्लेट्स वो एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं तो वो मर्ज होके एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं और जिसकी वजह से हमारी जमीन का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। वो ग्रो हुआ पार्ट जो है उनको हम माउंटेन्स का नाम देते हैं। अगर इसकी आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हिमालयास जिसको आज भी कहा जाता है कि वो ग्रो कर रहे हैं। उनके ग्रो करने की वजह क्या है सॉरी इनके ग्रो करने की वजह यह है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो हैं वो आज भी यूरेश यूरेशियन प्लेट्स की तरफ जो हैं वो मूव कर रही हैं जिनकी वजह से हमारे हिमालय जो हैं उनकी मेजरमेंट्स में हमें इंक्रीमेंट नजर आता है हर कुछ अरसे के बाद। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओशन एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग की तरफ अगर आते हैं हमने अपने माउंटेन्स की बात की। हमने अपने माउंटेन्स की बात की अब हम बात करते हैं ओशंस की। ओशंस के अंदर अगर कवर किया जाए तो ओशंस क्या हैं। ओशन के अंदर हमें डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मिलती हैं। ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमारे जो माउंटेन्स थे वो कौन सी बाउंड्रीज के साथ मिल रहे थे वो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के साथ मिल रहे थे। अब हम ओशंस को देख रहे हैं तो ओशंस हमें कैसे मिलते हैं ये डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के साथ मिलते हैं हमें। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के साथ कैसे मिलते हैं आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर मूव हो रही हैं और उनके दरमियान में एक गैप जो है वो बन रहा है। और यही गैप जो है ये वजह बनता है बाद में न्यू ओशंस को क्रिएट करने का। न्यू ओशन क्रस्ट क्रिएट होती हैं या फिर मिड ओशन रिड्स जो हैं वो इसमें क्रिएट होते हैं जिनकी एक एग्जांपल मिड अटलांटिक रिड्स भी है। अगर हम इसी की बात करें तो इसमें जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं इसकी मूवमेंट में हमें रिफ्ट वैलीज भी मिलती हैं। जब दो बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर होती हैं जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से प्लेट्स की जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर स्ट्रेच आउट होती हैं तो हमें दरमियान में एक ब्लॉक मिलता है लैंड का जिसको हम रिफ्ट वैली का नाम देते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं रिफ्ट वैलीज की। जैसा कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली और यहाँ पे हमारे पास सालों पहले ये जो रिफ्ट वैली है ये हुई थी जिसकी वजह से न्यू ओशंस भी हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम मूव करें। ओशन क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब बात करते हैं इस चीज की।
जैसा कि हमारे पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है उसके ऊपर वोल्केनिक आर्क होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसके ऊपर ट्रेंच बनती है। जैसा कि आपको ये वीडियो डायग्राम में नजर आ रहा होगा, हमारी एक प्लेट जो है वो मूव कर रही है, और वो दूसरी प्लेट के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे धंसती चली जा रही है। मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, वो हैवी होने की वजह से दबती नहीं है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो लाइटर होती है, हैवी नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो सबडक्शन बनाना शुरू कर देती है। तो वो कन्वर्ट हो इसी वजह से ये एक दूसरे के नीचे मर्ज होना लगती हैं। जैसे लिथोस्फीयर इधर से मूव करके दूसरी लिथोस्फीयर जो है वो उसकी तरफ आ रही है, लेकिन ये जो लेफ्ट वाली लिथोस्फीयर अगर आप देखें तो ये उसके नीचे की तरफ बेंड कर रही है। राइट, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर हमारे लावास भी वो एक्सपोजर कर रहे हैं। राइट, और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं दोनों ओशनिक क्रस्ट को और वल्केनिक क्रस्ट को कि ये मर्ज हो रही है, तो वहां पे एक ट्रेंच क्रिएट हो रही है। यहाँ पे अभी हमने लास्ट में भी ओशनिक ओशनिक ट्रेंच की बात की, और यहाँ पे भी करते हैं कि कैसे हमारी जो ओशनिक प्लेट सबडक्शन है उससे हमारी ओशनिक क्रस्ट बनती है। तो ये जब बेंड करती हैं तो इसकी वजह से डिप्रेशन होता है और वो ओशनिक ट्रेंच क्रिएट करती हैं। ये जो ट्रेंचेस होते हैं ये हमारी जो अर्थ है उसके अंदर ओशंस और उनके दरमियान में एक्टिव सबडक्शन जोन्स को बनाते हैं। अब आप नीचे वाली ये ऊपर वाली डायग्राम के बाद नीचे वाली डायग्राम देखें तो ओशन के अंदर हमारे आपको यहाँ पे नीचे नजर आ रही हैं कि कैसे ये मरीन ट्रेंच बनी हुई हैं। मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, वोल्केनो सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ इनर फायर। तो हमारे वोल्केनोज कैसे बनते हैं, हमने देखा कि हमारी जो थी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, उनकी वजह से माउंटेन्स और ओशंस जो हैं वो फॉर्म में आ रहे थे। अब हम आ गए हैं वोल्केनो की तरफ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वोल्केनोज जो हैं वो सबडक्शन उनके ऊपर कैसे अकर करते हैं। इसकी मिसाल भी अभी हम पीछे वाली डायग्राम में भी देख के आए हैं कि जब हमारी जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं, जब वो एक दूसरे से रिपेल हो रही होती हैं, तो वो क्या कैसे वो सिंक होती हैं। और सॉरी द और इसके बाद हमारी जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, वाटर की जो प्रेजेंस है वो इसके ऊपर वर्क करती है, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो फॉर्म होती हैं। इसी प्रोसेस की वजह से मैग्मा जो है इसके अंदर वो जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। वही मैग्मा वो जब ज्यादा अमाउंट में बन जाता है तो वो उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे कि हम अपनी उसमें बाउंड्रीज में पढ़ के आए थे, प्लेट्स में पढ़ के आए थे कि हमारी मैग्मा जो है उसके अंदर बनती है, और फिर वो बाहर निकलने की कोशिश करती है डाइवर्जेंट में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब मैग्मा अपवर्ड मूव करने की कोशिश करता है तो वहां से वो प्लेट्स जो हैं वो फटती हैं, एक दूसरे से रिपेल होती हैं, और वहां से लावा एक्सट्रैक्ट आउट होना शुरू हो जाता है। अब अगर बात करें तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की, ये एक जोन है इंटेंसिव सिस्मेटिक और वोल्केनिक एक्टिविटीज का, जो स्पेसिफिक ओशन के को सराउंड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सबडक्शन जोन्स हैं, जो एक चेन बना रहे हैं वोल्केनोज की, लैंड पे भी और सी पे भी। ये आपको डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा होगा, एक प्लेट है, प्लेट वन, प्लेट टू एंड प्लेट थ्री, ये सब एक दूसरे से वो मूव कर रही हैं। तो देखें हमारे पास लावा की भी उन्होंने एग्जांपल्स हमें दी हैं, डायग्राम में कोशिश जाहिर कर रही हैं कि कैसे लावास इनके अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। द लास्ट पार्ट इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे आते हैं, जो हमारी थर्ड पार्ट बाउंड्री थी, थर्ड टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट, वो हमें अर्थक्वेक हमारी अर्थ पे जनरेट करती हैं। जैसे कि अर्थक्वेक कैसे हो सकते हैं, हमारी दो बाउंड्रीज रिपेल वो एक दूसरे के साथ जो है वो रब होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो उसकी वजह से एक हाई हाई अमाउंट एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारे अर्थक्वेक बनाने का जरिया बनती है। यहाँ अगर आप देखें तो आपको ये डायग्राम के अंदर जो अर्थ है वो एक दूसरे से रिपेल होती हुई नजर आ रही होगी, कि क्योंकि इनके अंदर जब वो रब हुई है तो उनके दरमियान में स्ट्रेस बिल्टअप हुआ है, जिसकी वजह से वो सडनली वो एक दूसरे वो जो फटती है अर्थ, तो उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक जो है वो हो जाता है। इसकी अगर एग्जांपल्स लें तो सैन एंड्रेस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया में,
और जहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से हॉरिजेंटली जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किए हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट निकला है एंडरस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया जो हुआ था। आगे हम मूव करते हैं। तो जो अर्थक्वेक्स हैं ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट माउंटेन्स पे भी होते हैं, स्पेशली एक्टिव सबडक्शन जोन्स पे ज्यादा होते हैं ये। लेकिन सॉरी मैम, इसकी वजह से जो हमारे अर्थक्वेक है इनकी वजह से हमारे ओशंस में तो सुनामीज भी आते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शंस भी होती हैं, और वोल्केनोस भी अरप्ट हो सकते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें अपनी जो सारे चीज़ें हैं इनको इंटरकनेक्ट करने की, तो हमारे ये सारे पार्ट्स जो हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि प्लेट्स कैसे इन सारी चीज़ों को कैसे इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रही हैं। कैसे प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं, और या फिर अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। एक दूसरे से दूर जाती हैं या सबडक्शन होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंडर मूव करती है तो हमारे पास तब भी अर्थक्वेक्स या वोल्केनोस अरप्ट हो जाते हैं। और अगर हमारी दो प्लेट सबडक्शन जोन में बाउंड्रीज में काम करती हैं, एक दूसरे से रिपेल होती हैं ज्यादा, हमारे पास रिफ्ट वैलीज और ओशंस बन जाते हैं, जो कि हमारे ग्लोबल ज्योग्राफी में चेंजेस अकर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी जो ओशन क्रस्ट है वो भी उसी उसको भी बैलेंस करने के लिए डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सारी चीजें हमारी प्लेट्स के साथ कनेक्टेड हो रही हैं। और लास्ट पे हम इसको अगर समराइज करें, हमारे पास चैलेंज क्वेश्चन था, विदाउट प्लेट्स टेक्टोनिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स के बगैर हमारी अर्थ कैसे होगी। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल डेड हो जाएगी अगर हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव ना करें। हमारे माउंटेन्स जो हैं वो ग्रो नहीं करेंगे, हमारे ओशंस जो हैं वो वाइड नहीं होंगे, इन सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन खत्म हो जाएगा। हमारी हिडन फोर्सेस जो हैं हमारी अर्थ के नीचे वो रुक जाएंगी, जैसे हमारी कोर के अंदर बहुत से जो है रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे मैंटल में हमारे मैग्मा जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होने की कोशिश करेंगे। जितने फंक्शन ये प्लेट्स अगर रुक जाएंगी तो ये सब कुछ भी रुक जाएगा, जिनकी वजह से हमारे पास बहुत सी जो हैं चीजें हमारे पास खराब होना शुरू हो जाएंगी। माउंटेन्स नहीं रहेंगे, वोल्केनोस खत्म हो जाएंगे। और अगर वोल्केनोस नहीं होंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लाइक गैसेस जो हैं वो ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी। और हमारी जो क्रस्ट है अर्थ की वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, और मिड ओशन रिज जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। और ये सारी चीजें जो हैं अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने एक बहुत ही बैलेंस्ड करके हमारे लिए बनाई हुई हैं। हर चीज का एक फायदा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने हमारे लिए, क्योंकि हर चीज जो है कनेक्टेड है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज रुक जाती है तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पूरी कायनात है एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है हमें कुरान में कि क़यामत के रोज हर चीज जो है अपने मैदान से निकल जाएगी। पहाड़ जो है वो रुई की तरह बन जाएंगे, और जो ओशन है वो फट जाएंगे लावा की तरह। तो अगर ये सारा कुछ खत्म होता है तो इसका एंड, बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि इसका एंड जो है वो एक कयामत ही हो सकती है, क्योंकि अगर जब तक ये वर्क कर रही है तो तब तक ही जो है वो बैलेंस्ड है। कंक्लूजन इसका इसी तरह से किया जा सकता है कि हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक्स की यूनिफॉर्म थ्योरी है ये कैसे अर्थ को एक्सप्लेन कर रही है। अर्थ वर्क कैसे कर रहा है, हमारी मूवमेंट जो प्लेट्स की हैं वो हमारी फॉर्मेशन कर रही है माउंटेन्स ओशंस फ्लोर्स की, और वेलकनस जो है एरप्ट हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे अर्थक्वेक अकर हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं हमारी प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अगर जब हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए निकले कि माउंटेन कैसे ग्रो कर रहे हैं, वोल्केनोस क्यों फटते हैं, हमारे जलसले क्यों आ जाते हैं, हमारे ओशंस डे बाय डे वाइड क्यों हो रहे हैं, हमारी जमीन पे ऐसे ओशंस क्यों फैलते चले जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कहाँ हिडन है, प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर जी। और यही वो वजह है जो इन सारी चीजों की को कॉज कर रही हैं, इन सारी चीजों के बनने की वजह बन रही हैं। Okay, okay, Amna, thank It out, set mountains on it, and made everything grow there into balance. Thank you so much. मेरा नाम मलीहा मुनीर है एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग द ग्रुप 2। हमें जो टॉपिक असाइन किया गया था वो था अर्थ इंटीरियर। तो हमारी टीम में हम कुछ लोगों ने मिलकर रिसर्च की, फिर हमने ग्रुप्स बना लिए
कुछ ने मिलकर डेटा कलेक्ट किया और बाद में उसको कंपाइलिंग के लिए हमने एक अलहदा से ग्रुप बना लिया। और फिर हमने साथ में वीडियोस भी एक वीडियो भी बनाई है हमने, उसके लिए एक अलहदा ग्रुप बनाया, और आर्टिकल को कंपाइल करने के लिए, फिर स्लाइड्स बनाने के लिए। तो हमने जिसको जो जो काम असाइन किया सबने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट किया है। बस 3-4 बच्चे थे जिनका कोई सीरियस इशू था मेडिकल, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाए। तो बाकी सबने जिसको जो भी काम असाइन किया था सबने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से बेस्ट काम कर दिया। तो अपनी रिसर्च की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमने अपने आर्टिकल को नाम दी है अर्थ्स इनर वर्ल्ड, अ जर्नी फ्रॉम कोर टू क्रस्ट। बिकॉज ये अर्थ के इंटीरियर की बात हो रही है, इसमें हम अर्थ के अंदर यानी जिस पर हम खड़े हैं उसके बीच में क्या है, आखिर अर्थ अंदर से कैसे है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहाड़ बना देती हैं और वोल्केनोज बनाती हैं और हमारी लाइफ इस पर पॉसिबल है, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ की इंटीरियर लेयर्स को स्टडी करेंगे कि अर्थ की टोटल 4 लेयर्स हैं। हमारा अर्थ जो है वो 4 तहों से मिलकर बना है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। सबसे पहले हमारे पास इनर कोर आ जाता है। जो इनर कोर है सबसे ज़्यादा डीपेस्ट और हॉटेस्ट पाथ है। अगर इसको आप देखें तो आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है स्केल में क्रस्ट के बिल्कुल नीचे इनर कोर, तो ये सबसे डीपेस्ट और सबसे हॉटेस्ट पाथ है। इसको हम सन के साथ भी कंपेयर करते हैं कि सन जितना हॉट है, और जितना ये हॉट है उतना ही ये सॉलिड मटेरियल है। ये बना है हमारे आयरन और निकल से मिलकर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटर कोर। आउटर कोर है ये इनर कोर के बाद हमारे पास लेयर आती है आउटर कोर की, ये लिक्विड मेटल बन, जो आउटर कोर है ये मेन इस तरीके से ये बनती इस तरीके से है कि हमारा जो आउटर कोर है मोल्टन लिक्विड आयरन, जब ये रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। इसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब इसका फायदा क्या होता है, ये अर्थ के सेफ्टी मोड के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से हम कंपास काम करता है, जीपीएस सही से चलता है और हमारा अर्थ जो है वो हार्मफुल रेडिएशन से भी बच जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर मेंटल लेयर। इससे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। मेंटल लेयर, अस्सलाम वालेकुम, तो जो आवाज मेंटल, बिल्कुल नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही है क्लियर है मेरी आवाज बाकी सबको? आवाज ठीक है, आप कंटिन्यू करें, आपकी साइड पे इशू है। वॉइस इज क्लियर। ओके। तो जो मेंटल है ये सबसे ज्यादा मैथ्स हमारे अर्थ का जो 4th लेयर्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा मैथ्स हमारा एक मेंटल मिनट लेयर बेटे, लेता है। मुझे तो करने दो। क्या देखो, कुछ भी नहीं आ रहा, मैं उनसे बोल रही हूँ, तुम अपने बीच में। सॉरी ये कौन है? अच्छा, मेंटल लेयर जो है हमारी वो सिलिकेट रॉक की बनी होती है। इसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये मिनरल्स इतने डेंस होते हैं कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ही ये वहाँ पर स्टे कर पाते हैं। अब जो हमारी मेंटल लेयर है ये ना ही सॉलिड होती है और ना ही लिक्विड होती है। तो फिर क्योंकि इसकी मूवमेंट जो होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली मूवमेंट में होती है स्लोली, इसलिए हम इसको पार्शियली हेलो, सॉलिड कह सकते हैं। अस्सलाम मैम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रहा, इंटरप्शन हो रही है। आप कंटिन्यू रखिए, मैं माइक हेलो। बंद कर देती हूँ, या आप यू कैन कंटिन्यू। ओके, मेंटल के बाद अगर हम देखें हमारे पास आ जाते हैं हम आखिर मेंटल को प्लास्टिक क्यों कहते हैं, कि प्लास्टिक मेंटल हम इसे क्यों कहते हैं। हुसनैन नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो इसको हम इसलिए प्लास्टिक कहते हैं क्योंकि अगर हम प्लास्टिक की खसूसियत ये होती है कि अगर इसको हीट और प्रेशर में रखें फ्लो नहीं कर पाता, लेकिन जो ये मेंटल है ये इतने ज़्यादा हाई हीट और प्रेशर के बावजूद भी ये स्लोली फ्लो करती रहती है ईयरली मूवमेंट, यानी कंटिन्यूसली ये मूवमेंट में मेंटल रहती है, तो इसलिए हम इसको प्लास्टिक से हम इसको प्लास्टिक भी कह देते हैं। अब मेंटल जो है वो ना ही सॉलिड है और ना ही मोल्टन है, ये प्लास्टिक सॉलिड के तौर पे बिहेव करती है और ये होती है हमारे थिनोस्फेयर में। इसके बाद हमारी जो 4th मेन लेयर आती है जिस पर हम खड़े हैं वो क्रस्ट है। अब क्रस्ट जो है ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारे अर्थ की। इसकी थिकनेस जो होती है वो वेरी करती है, यानी कि अगर हम ओशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ओशियन में बहुत ज़्यादा थिन होती है, लाइक 3 to 5 माइल्स, और अगर हम इसको कॉन्टिनेंट्स पर देखें तो ये 25 माइल्स थिक होती है।
ये सॉलिड तो नहीं होती, लेकिन ये अनब्रोकन लेयर होती है, यानी इसके नीचे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, टूटे हुए पीसीस पड़े होते हैं जो कि मेंटल के अंदर फ्लोट करते हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स तो हमारी लिथोस्फीयर में आ जाती है ना, तो ये लेयर जो होती है ये मेंटल के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो मूव कर रही होती हैं, यानी अगर मेंटल में कोई मूवमेंट आएगी, मेंटल जैसे जैसे मूव करेगी तो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद हम कहते हैं कि अब ये सब मूवमेंट्स तो चलो हो रही है ना, हमारा अर्थ जो इनर कोर थी उधर से हीट रिलीज हो रही है, वो हीट ट्रैवल करके हमारे यहाँ तक आती है मेंटल में। तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ये किस तरीके से हो रही हैं? साइंटिस्ट ने फिर इस चीज़ को स्टडी किया कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ वेव्स हैं जिन्हें हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स जब ट्रैवल करती हैं ना, इसकी वजह से हमारे अर्थ में मोल्टन में इन सब में मूवमेंट्स आती हैं। तो सेस्मिक वेव्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। जो पी वेव्स होती हैं वो सॉलिड से भी पास कर जाती हैं और लिक्विड से भी इजीली पास कर जाती हैं। जैसे कि हमने कहा था हमारी जो आउटर कोर है वो लिक्विड की बनी होती है, लिक्विड में इसकी स्पीड स्लो हो जाती है लेकिन ये वहां पर भी ट्रैवल करती रहती है। लेकिन जो हमारी एस वेव्स हैं वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं। जैसे आप ये इन पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो खाली एरिया है शेडो जोन है, वो पी वेव का शेडो जोन है, क्योंकि वहां से वो इजीली पास ही नहीं कर पा रही। तो ये हमारी सेस्मिक वेव्स थी। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, सॉरी एक मिनट। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हमारा कन्वेक्शन करंट जो है वो मेंटल में प्रोड्यूस हो रही है। वो ये बात फिर से पीछे हम कॉर्ड की तरफ जाएंगे, इनर कॉर्ड की तरफ, कि हमारी इनर कॉर्ड से जब हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, इसी के मुकाबले में हमारा जो मेंटल वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता। तो इनर कॉर्ड से जब हमारी पार्टिकल्स, गर्म पार्टिकल्स, आपको कन्वेक्शन का रूल तो पता होगा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हीट मूव करती है। तो ज़्यादा गर्म जगह से जब ये ठंडी जगह की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो ऊपर आते आते मेंटल के पास आते आते ये इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, यानी ये ठंडा हो जाता है, तो ये दोबारा आगे को ट्रैवल करके नीचे को वापस जाना शुरू कर देता है। नीचे जाता है, फिर गर्म होता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो ये पूरा सर्कल इसका कन्वेक्शन का चलता रहता है, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन सेल। यानी अब ये देखें, अब कोई मेंटल किसी तरफ को मूव कर रही है तो फिर वही पार्टिकल कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं रहती हैं मेंटल के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो मेंटल है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट की स्टेज में है। अब इससे आगे कि आखिर हमारी मेंटल कैसे मूव करती है, सरफेस को कैसे मूव करवाती है, ये इकरा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी इकरा नदीम। अभी हमने देखा कि कन्वेक्शन करंट किस तरह से कन्वेक्शन करंट की वजह से किस तरह से जो मेंटल है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है। तो जब कन्वेक्शन मेंटल कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहता है तो इसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस पर किस तरह के इफेक्ट पड़ते हैं, वो किस तरह से चेंज होती है। तो हम ये देखते हैं कि वो कैसे चेंज हो रही होती है। बेसिकली जो अर्थ की सबसे फर्स्ट आउटर क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर जो होती है वो 7 बड़ी मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स और बहुत छोटी-छोटी कई नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स पर वो मुश्तमिल होती है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये स्थिनोस्फीयर जो है मेंटल की सबसे आउटरमोस्ट लेयर, मेंटल के आउटरमोस्ट लेयर, वहाँ पर ये मेंटल की आउटरमोस्ट लेयर के ऊपर बिल्कुल मौजूद हैं। जो मेंटल है चूँकि वो सेमी लिक्विड है तो इसके ऊपर जो मौजूद जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली स्लोली मूव करती रहती हैं। इनकी वजह से हमारी अर्थ पर जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं उसमें पहाड़ों का बनना है, इसमें जो ओशन की बेस है वो बनती है, हमारी जो कोस्ट लाइन है वो चेंज होती है और अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक एरप्शंस होती हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हमें 3 तरह की बाउंड्रीज भी देखने को मिलती हैं। वो 3 तरह की बाउंड्रीज कौन सी हैं? बाउंड्रीज बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। देखें, ये है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर तो 2 प्लेट्स जो हैं, 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उसको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। डाइवर्जेंट मूवमेंट कर रही होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो दरमियान में स्पेस बन जाता है। उस गैप को फिल करने के लिए नीचे से जो लावा है वो ऊपर आता है और आकर जब ऊपर ठंडा हो जाता है तो नया क्रस्ट वहाँ पर क्रिएट होता है। साथ ही है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसे बनती है कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ
हैं, एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, तो उनके टकराने से कन्वर्जन प्लेट जो मूवमेंट है वो होती है और ये कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनती है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि 2 तरह की जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अगर तो टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स के नीचे है तो उसको कॉन्टिनेंटल प्लेट कहेंगे, और अगर उसके ऊपर ओशन है तो वो ओशनिक प्लेट कहलाएगी। अगर एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में टकरा रही है तो उसके टकराने से क्या होगा कि जो देखें, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे मूव कर रही है, सबडक्ट हो रही है, तो बेसिकली जो ओशनिक प्लेट होती है वो ज़्यादा डेंसर होती है और ज़्यादा हैवियर होने की वजह से वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, एक डिप्रेशन बनाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं। अगर ट्रेंचेस बनते हैं इसी तरह से, अगर दो ओशनिक प्लेट भी एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पर भी हमें ट्रेंचेस ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो एक ओशनिक प्लेट होती है, जो उनमें से ज़्यादा डेंसर ओशनिक प्लेट होती है, वो लाइटर ओशनिक प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। अगर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराएँ तो हमें वहाँ पे ट्रेंचेस नहीं बल्कि माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयाज़। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ में 2 जो प्लेट्स होती हैं वो अपोज़िटली हॉरिज़ॉन्टली अपोज़िट एक दूसरे के मूव करती हैं, तो इनकी वजह से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि नाज़का प्लेट जो है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट है। नाज़का प्लेट यहाँ पर एक ओशनिक प्लेट है और जो कंटिन्यूअसली साउथ अमेरिकन प्लेट जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है? आगे नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे प्लेट्स पढ़ा और मेंटल के बारे में जाना। अब लेकिन जो हमारी क्रस्ट है वो मेंटल से किस पॉइंट पर सेपरेट हो रही है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये सेपरेशन है, एक मोहर डिसकंटिन्यूटी। इसको बेसिकली मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। मोहवरिक डिसकंटिन्यूटी बेसिकली ये एक बाउंड्री है जो कि मेंटल को और क्रस्ट को सेपरेट कर रही है। ये सेपरेट करती है और इसके साथ ही हमें एक क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो क्या हमने इसके बारे में पढ़ लिया, हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ लिया, हमने अर्थ की सरफेस के बारे में पढ़ लिया, उसकी कोर, उसकी मेंटल के बारे में पढ़ लिया। तो साइंटिस्ट की ये बहुत ही ज़्यादा वो एक है कि क्या हम उसकी अर्थ की कोर तक जा सकते हैं? क्या हम उस तक पहुँच सकते हैं? तो क्या हम ये पॉसिबल है कि हम अर्थ की कोर तक ड्रिल कर सकें, वहाँ पे एक होल बना सकें, वहाँ तक पहुँच सकें? फिलहाल तो इसका आंसर नो है। मे बी पॉसिबल हो सके फ्यूचर में, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर है जिसकी वजह से कोई भी ड्रिल मशीन वहाँ तक अव्वल तो पहुँच ही नहीं सकती। आज के जो इक्विपमेंट्स है वो अभी इतने काबिल नहीं है, इतने पावरफुल नहीं है कि वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। और साथ ही इसके ये भी कि जो रॉक्स की कंपोजिशन है और ये भी इफ़ेक्ट होती है, और आज की टेक्नोलॉजी भी अभी इस लिहाज से इतनी पावरफुल नहीं है। और इसके साथ ही हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि हमने देखा कि हमारी ज़मीन पर कितना कुछ पाया जाता है, ज़मीन के अंदर कितना कुछ पाया जाता है, लेकिन अल्लाह का एक ये बहुत ही बड़ा करिश्मा है कि हमें उसके मेंटल में, जहाँ एक मतलब कि एक आग है, आग का दरिया है हमारी ज़मीन के नीचे, हमें वहाँ पे भी अल्लाह का एक शाहकार मिलता है, डायमंड्स। डायमंड्स आज तक दुनिया में पाए जाने वाले सबसे हार्डेस्ट रॉक्स में से एक है, जेमस्टोन्स में से एक है, और ये उनमें से सबसे ज़्यादा मतलब कि हार्ड है, और ये उनकी सबसे ज़मीन के नीचे तह में पाया जाता है। मेंटल में भी तकरीबन 150 किलोमीटर नीचे, वहाँ पर 1000 से 1300 टेम्परेचर और बहुत ही कई गुना ज़्यादा प्रेशर की मौजूदगी में डायमंड्स की फॉर्मेशन होती है। डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किम्बरलाइट और किम्बरलाइट पाइप्स के थ्रू, वहाँ पे वोल्केनिक एरप्शन होती है और यहाँ से हमें डायमंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली ये पूरा जो है अर्थ का, हमने जितना भी पढ़ा कि अर्थ की मतलब कि अर्थ की आउटर कोर से लेके उसकी इनर कोर तक, और फिर बाद में ये डायमंड्स किस तरह से फॉर्मेशन, इस पॉइंट पर इट्स रियली, वो जिसे कहते हैं ना, अल्लाह का एक करिश्मा है और खुदा का एक बेहतरीन नमूना है कि अगर जैसे कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं ना कि वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, ये आयत जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने ज़मीन में तुम्हें फैला दिया और इसमें पहाड़ हैं और
मतलब कि आप ये आयत में इसको अपनी वर्डिंग में बयान कर रही हूँ कि उसमें बेसिकली अल्लाह पाक हमें ये बता रहे हैं कि इसमें ज़मीन में जितनी भी चीज़ें आसपास फैली हुई हैं ये सारी आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए एक रिमाइंडर है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर व फ़िक्र करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ आवर चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो मैम मिस मलिहा प्लीज़ आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू एवरीवन। हुई थी इनर कोर से लेकर क्रस्ट तक, और फिर उसकी मूवमेंट, कन्वेक्शन, करंट्स और मैग्नीट्यूड। तो एक क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि क्या हो, अब हमने यही पढ़ा ना कि सब स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट होता है, इनर कोर से, जो कि सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। तो क्या हो अगर यही कोर ठंडी हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा जितनी भी चीजें मूवमेंट्स हो रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, और माउंटेन्स, वोल्केनोस, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब उसके गर्म होने से हो रही हैं। तो अगर हमारी ये जो कोर है ये ठंडी हो जाए तो क्या होगा? अगर तो हमारी कोर ठंडी हो जाए तो ना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ना ही कन्वेक्शन का प्रोसेस होगा। जब ये नहीं होंगे तो हमारी मेंटल मूव नहीं करेगी, मेंटल मूव नहीं करेगी तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी अर्थ पे। और हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या फ़ायदा है, ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, हमें कॉस्मिक रेस से बचाता है, और हमारी पॉसिबल करता है अर्थ। तो जब ये नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं होगा तो क्या होगा? सैटेलाइट क्रैश कर जाएंगे, नेविगेशन फेल हो जाएगी, और रेडिएशन से लाइफ डैमेज हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं, जो हमने पढ़ा कि अर्थ बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी अर्थ को शेप करने में, और इसमें यहाँ पे ज़िंदगी को पॉसिबल बनाने में। तो इसी की जो इंटेंस हीट है जो यहाँ से निकलती है, वही हमारे माउंटेन्स बनाने में काम आती है, वोल्केनोस बनाने में, अर्थक्वेक्स बनाने में, और ये सब हाई हीट और प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी, हमारी अर्थ की मूवमेंट भी नहीं होगी, और एट द एंड जैसे कि ग्रुप 1 ने भी बताया था, जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और यही क़यामत की निशानियों में से हो सकता है। तो मैम हमारा यहीं तक था टॉपिक, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं हुसनैन से कहूँगी प्लीज़ हमारी जो वीडियो थी उसे भी डिस्प्ले कर दो। सिर्फ मैम 2.5 मिनट्स की है, तो वो हमारी सारी प्रेजेंटेशन का खुलासा होगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ग्रुप 3 हैं, और हमें बेसिकली अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उससे मुतालिक क्वेश्चन दिए गए, और अर्थ एटमॉस्फेयर पे हमने अपने असाइनमेंट और ये पेपर बनाना था और प्रेजेंटेशन भी देनी थी। ओके, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं कुरतुलैन प्रेजेंट कर रही हूँ, और मेरे साथ जुनैरा, अरशद प्रेजेंट कर रही हैं। उसके अलावा हमारी टीम में से तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने काम किया, बहुत कम है जिनका मैं रिकॉल करूँ कि उन्होंने नहीं किया। तो हम सब ने मिलकर काम किया, रिसर्च भी प्राइमरीली सब ने मिलकर किया है। उसके बाद जो जो हमने फिर एक्सट्रैक्ट करनी है कि कौन लोग काम कर सकते हैं असाइनमेंट को कंपाइल वगैरह करने का, रिसर्च पेपर को, और उसके अलावा कौन फिर प्रेजेंट करेगा, कौन एडिटिंग करेगा। तो मिल बांट कर हमने तकरीबन सारा काम किया। ये नहीं है कि किसी एक ने ज़्यादा काम किया। जी, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। सर कि सबको नज़र आ रहा है, इट इज़ टाइटल्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर द इनविजिबल शील्ड ऑफ लाइफ। और हमारा जो आर्टिकल था उसका नेम था द एटमॉस्फेरिक आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब हमें देखना है अर्थ के एटमॉस्फेयर को जानना है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसने हमारी लाइफ को, ज़िंदगी को सस्टेन किया हुआ है इधर प्लानट पर। उसके अलावा ये और भी बहुत से काम कर रहा होता है, जो कि हम अपनी जब डिफरेंट लेयर्स को देखेंगे ना तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा एटमॉस्फेयर बाकी प्लैनेट्स के गिर्द भी है, सिर्फ अर्थ के गिर्द नहीं है, बाकी प्लैनेट्स के गिर्द भी है। लेकिन उनका उन प्लैनेट्स की जो एटमॉस्फेयर वो इस तरह का नहीं है कि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अगर हमारा टेम्परेचर को अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर टेम्परेचर ही थोड़ा सा बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर में तो लाइफ को वो सस्टेन ना कर पाए। तो इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट उनकी कॉम्पोजिशन है, उनमें गैसेस हैं, लेयर्स ऑफ गैसेस हैं ये। तो हम मज़ीद आगे देखते हैं कि उनके नाम क्या हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे जिसके अर्थ एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब सारे प्लेयर्स
एटमॉस्फेयर जो कि हमारी अर्थ सरफेस से अबाउट 12 किलोमीटर जो है वो हाइट पर है। और इसमें जो है वो हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, एनिमल ब्रीथिंग सिस्टम, ये सारे जो है वो दिख रहे हैं। और इसके अलावा ये लेयर जो है वो हमारे पास 99 वाटर वेपर कंटेन कर रही है। इसके अलावा अगर आप उस लेयर में टेम्परेचर की बात करें तो आप जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हायर पोजीशन की तरफ, तो हमारा टेम्परेचर जो है वो आप कहेंगे कि वो टिपिकली गो डाउन हो गया, यानी नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर आपकी हीट जो है वो मोस्टली फाइंड आउट होती है ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि हमारी अर्थ सरफेस से जितनी हीट एनर्जी है वो सारी ट्रोपोस्फेयर ट्रांसफर हो रही है। ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास अर्थ वेदर हैपन होते हैं, हमारे पास क्लाउड्स हैं वो भी यहीं जनरेट होते हैं। इसके अलावा थंडर की बात करें तो वो भी हमारे पास जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करती है। हमारे पास है वो नेबरिंग पार्ट का स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड है ट्रोपोस्फेयर, जो कि हमारे पास लोकेटेड है अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर। अगर आप 7.5 से 31 माइल्स अबव अर्थ सरफेस से जाएं तो आप उस लेयर को कहेंगे कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है। और आप उसे अर्थ ओजोन लेयर का भी नाम दे सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास जो सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हमारे लिए skin के लिए, नस के लिए, कैंसर सकते हैं। ओजोन लेयर है तो ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कि अगर हाईएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे पास जेट प्लेन जो है वो यहाँ पर रीच कर रहे हैं। थर्ड लेयर है हमारे पास मेसोस्फेयर, जो कि है लोकेटेड बिटवीन 50 एंड 80 किलोमीटर। अगर हम 31 एंड 50 माइल पे मूव करें तो बस होगी। और अगर आप इसके एल्टीट्यूड के साथ मूव करते जाएं तो हमारा जो है वो, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो वो कोल्डर होता जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इस लेयर के टॉप पोजीशन की बात करें तो वो कोल्डेस्ट प्लेस है विद इन द अर्थ सिस्टम। और जो हमारे पास साउंडी रॉकेट्स हो गए या फिर रॉकेट पाउडर एयरक्राफ्ट्स हो गए, वो भी हमारे पास जो है वो मेसोस्फीयर्स में ही होते हैं। और अगर हम मीटियोर्स की बात करें तो मोस्टली हमारे जो मीटियोर्स हैं वो इसी एटमॉस्फेरिक लेयर में जो है वो बर्न कर रहे होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये हमारे पास जो है मेसोस्फीयर से ऊपर होती है और इसके बाद between 80 और अगर हम 50 एंड 50 पे हमें जो ले मिली हम उसे कहेंगे कि एटमोसफेयर है। लोअर पार्ट हमारे पास आइनोस्फीयर को कंटेन करता है। और अगर आप इसमें एल्टीट्यूड के साथ मूव करते जाएं इस लेयर में तो टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो फाउंड होते हैं डेंसिटी बहुत कम है। तो इस वजह से डेंसिटी कम होने के बाद मॉलिक्यूल की प्रेजेंट है वो नहीं है। जब हम एरोस की बात करें ड्यूरिंग लास्ट मैथ देखा था, तो ये जो एरोराज है ये हमारे पास थर्मोस्फेयर है। सुनहरा अब सुनहरा सुनहरा, आपकी आवाज से ना वो लैग करी है, क्लियर नहीं है। आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकती हैं? जी मैम कर ली। पोजीशन चेंज कर ले, या अपने हेडफोन्स कहीं पे कोई इशू है? अब ठीक है। बैकग्राउंड पे शोर है। नहीं मैम कोई भी नहीं उधर। नो, वॉइस इज नॉट क्लियर। अब ठीक ठीक है क्लियर है वॉइस। नो, नहीं अभी भी क्लियर। क्लियर नहीं। आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लोग स्पीकर चेंज करना चाहें तो स्पीकर चेंज कर लें। सुनहरा और आपकी लास्ट में अभी लेयर रह है गया, थोड़ा सा ऊंचा बोलना। एक्सोस के पास लोकेटेड बिटवीन 710,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और ये हमारे पास हाईएस्ट है। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं गैस, क्योंकि जो सुनहरा है वो सुनहरा, रुक जाए। वॉइस इज नॉट हो क्लियर। जाते हैं। योर वॉइस इज नॉट क्लियर, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आपकी टीम में से कोई आपके बिहाफ पे एक्सप्लेन करना चाहता है? आई थिंक आपकी साइड पे जो है ना इंटरनेट इशू है। इनकी टीम में से कोई और एक्सप्लेन कर दे आके, जिनकी साइड पे कनेक्शन स्टेबल है।
ओके, कोई और आएगा सुनहरा की जगह? फातिमा, आप करना चाहती है? ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। जब तक उनका इंटरनेट स्टेबल होता है तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। लेयर्स इन्होंने एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट स्लाइड यही कॉम्पोजिशन वाली है कि हमारी बेसिकली ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें है क्या क्या। लेयर्स तो आपने देखी हैं, लेकिन लेयर्स जो गैस की लेयर्स हैं, जो तहें हैं, उनमें बेसिकली गैसेस कौन कौन सी वाली हैं? वो है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसमें 78% है, मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है फॉर द लाइफ ऑन अर्थ, और ये 21% होती है। आर्गन है उसके बाद, ये 0.9% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसका अमल दखल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में और फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और ये तकरीबन 0.04% है। फिगर्स आपको दिख रहे होंगे। फिर वाटर वेपर्स हैं, H2O, ठीक है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है, ठीक है, लोकेशन और वेदर कंडीशन के बेस पे, ठीक है, लेकिन एवरेज सी लेवल पे कहा जाता है कि 1% इसकी प्रेजेंस है। फिर कुछ ट्रेस गैसेस भी हैं, जैसे नियॉन है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन वगैरह। तो ये जो है गैसेस मेनली ये कंपोज करी होती हैं हमारी एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं फातिमा। जुनैरा, अब आप बोल सकती हैं। ओके, बोलें, पता चल जाता है। हम्म, करते हैं। अगर मीटियोर्स की बात करें जो कि हमारे पास स्पेस से जो है वो मीजोस्फीयर में इंटर होते हैं, तो उनकी जो speed अगर हम बात करें 170 मीटर जो है वो मूव कर रहे होते हैं हमारे पास। और वो जैसे ही हमारे पास मीजोस्फीयर में इंटर होते हैं तो मीजोस्फीयर में हमारे पास हवा के जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि उन मिट्योर से टकराते हैं, और उनका आपस में जब टकराव होता है तो हमारे पास वहाँ पर हीट जो है वो जनरेट होती है। अब वहाँ हीट जनरेट होने की वजह से हम कहते हैं कि मिट्योर्स का जो आउटर एरिया है वो पिघलना शुरू हो जाता है, और पिघलने के बाद जो है वो जल जाता है। तो इस वजह से हमारे पास जो मिट्योर्स हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँच। और समटाइम्स आपने देखा होगा कि आसमान पे आपको टूटा हुआ सितारा या चमकती हुई कोई लकीर नजर आ रही होती है, तो वो इसी वजह से आ रही होती है, क्योंकि हमारे पास जो मेसोस्फीयर में एयर है उससे वो चीज टकराने से मीटियोर जो है वो पहले पिघलते हैं और बाद में जल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम वेदर और क्लाइमेट को देखेंगे, और उसमें हमारे दो मेन और क्वेश्चन भी एड्रेस हो रहे होंगे, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट का बारीक सा डिफरेंस है, बल्कि बारीक सा नहीं, देख लेते हैं कि वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, जैसे रेन हो गई, स्नो हो गई, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा क्या होता है, इसको हम वेदर कह रहे होते हैं, ठीक है, जो कि डे टू डे चेंज हो रहा होता है, सही है। लेकिन क्लाइमेट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म चेंज जो है ना, उसको हम कह रहे होते हैं क्लाइमेट, ठीक है। अब किसी भी एरिया में किसी भी टाइम पे लंबे पीरियड के लिए जो वेदर सस्टेन कर रहा होता है ना, उसका फिर क्लाइमेट बन जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट क्लाइमेट है। कहीं पे हम कहते हैं कि बहुत कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल है, कोई बहुत समर इस तरह का होते हैं, हॉट होते हैं, किस जगह पे विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो इस तरह से ये क्लाइमेट जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर है ना, इसमें ये वेदर फिनोमेना और क्लाइमेट वाला फिनोमेना ज़्यादा हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? इसकी कुछ कुछ वजूहात हैं। वो ये कि वाटर वेपर जो है ना, और एयर, ये ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि ग्राउंड के साथ होती है, ये बहुत नज़दीक होती है ग्राउंड की ये लेयर, ठीक है। तो इसकी वजह से हीट जो है वो इसको ग्राउंड से इसको मिलती रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वेदर और क्लाइमेट का फिनोमेना होता है कि फिर हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अलग अलग तरह से हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके अलावा एयर मूवमेंट जो होती है कन्वेक्शन करंट की वजह से, ठीक है। ये इसके रीजंस हैं। उसके अलावा फिर एक और फिनोमेनन है टेम्परेचर इन्वर्जन का। वैसे तो कहा जाता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो हो रहा होता है वो हम इसको देख लेते हैं ट्रोपोस्फेयर के बाद, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है ना वो जैसे जैसे ऊपर जा रहे होते हैं ना, वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। लेकिन जब स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम जाते हैं तो इस तरह से नहीं हो रहा होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में तो यही होता है कि हम ऊपर जाएं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्स तब होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है,
और उसमें ओजोन भी है, तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है उसको अब्जॉर्ब करती है, तो टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यूँ होता है कि बहुत ईजी अगर इसको समझ लें तो एक तह कोल्ड एयर की होगी, फिर उसके ऊपर वार्म एयर होगी, और फिर उसके ऊपर कोल्ड एयर की एक तह होगी। ठीक है, उसके इफेक्ट भी आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, स्मॉग, फॉग, पोल्यूशन, सही है, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन को ये चीज़ें फिर इफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे वेदर को इफेक्ट कर रही होती है वो होती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को भी इजी वर्डिंग में देखें हम, तो ये भी ऐसा होता है कि एक फास्ट फ्लोइंग एयर या बहुत तेज़ हवा का एक करंट होता है। ठीक है, जो कि वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, लाइक एयर को ड्राइव कर रहा है, ठीक है, भगा रहा है, यहाँ क्लाउड्स हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है ना, इस हवा के तेज़ करंट की वजह से, यहाँ हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वेदर है, वो भी चेंज होता रहता है। उसके अलावा और ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है कि जो प्लेन्स हैं, ठीक है, अगर वो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट के साथ अलाइन हो जाते हैं तो वो तेज़ी से पहुंच जाते हैं, फिर उसके लिहाज से भी इनको अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो भी प्लान करनी पड़ती हैं। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजोन लेयर का, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ओजोन लेयर क्या है और वो किस तरह जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर बेसिकली हमारे अर्थ के अराउंड जो एक एटमॉस्फेयर की एक स्पेशल लेयर है, जो कि तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर की बुलंदी पर है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो जुनैरा प्रेजेंट माइक है। को और इसे कहते हैं कि एडजस्ट ये कर लें। ओजोन ओजोन जो है वो हमारे पास एक स्पेशल गैस है जिसका फॉर्मूला है O3। यानी हम इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब ओजोन लेयर जो है वो जमीन को किस तरह प्रोटेक्ट करती है। अब फर्स्ट वन के सूरज की जो शुआएं जो है वो हमारी जमीन पर आ रही होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात करें, जो कि एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये उनसे है वो हमें बचाती हैं। दूसरा, फिर हमारे पास स्किन कैंसर हो, या फिर हमारे पास आई डिजीज हो, या फिर दूसरी इन्वायरमेंटल डिजीज हो, तो ये उससे भी जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। क्या करती हैं, ओजोन लेयर जो है उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेती हैं, और जो है हमारे पास अर्थ में जो है वो बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो कर पहुंचती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल फिल्टर का काम कर रही हैं। लाइक ये एक शील्ड है जो कि ज़मीन के अराउंड है, और हर ज़मीन को उन हार्मफुल रेडिएशन से जो है वो महफूज करती हैं हमारे पास। और अगर ये ना हो तो हमारे ओजोन लेयर में जिस तरह एक पहले से होल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ गैस, डिफरेंट गैसेस, जो कि हमारे पास फ्रिज हो गए, कंडीशनर्स हो गए, स्प्रे हो गए, जिनमें हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से तो ये ओजोन होल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और अगर ये ओजोन लेयर का कमज़ोर होना जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और दूसरे इन्वायरमेंटल इशू में हमारा जो है वो हार्मफुल होगा। नेक्स्ट अब हम ग्रीन हाउस की तरफ मूव करते हैं। जी, ग्रीन हाउस वाली स्लाइड कर लें, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं कि ये क्या है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं ना, कि सन से हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और फिर क्या होता है कि प्लैनेट हमारे को हैबिटेबल बनाती है। हम कहते हैं ना कि बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके गिर्द एटमॉस्फेयर इस तरह का है कि ज़िंदगी उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। तो एक ज़िंदगी को पॉसिबल बनाने का इफेक्ट या फिनोमिनन है वो ग्रीन हाउस है। अब कौन सी गैसेज हैं जो सन से हीट ट्रैप कर रही होती हैं? ठीक है, एक तो सन से कर रही हैं और दूसरा अर्थ से भी कर रही होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो निकल रही होती हैं अर्थ से, वो भी। अब वो कौन कौन सी गैसेस हैं उसमें आ सकते हैं, वाटर वेपर्स हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ये क्या करती हैं कि ये वाली गैसेस के मौजूदगी की वजह से ये इतना टेम्परेचर अपने अंदर रखते हैं कि अर्थ जो है ना वो उसके ऊपर लाइफ सस्टेन रहे। ठीक है, तो हमारा प्लानट जो है वो वार्म रहे। तो ये एक नॉर्मल है, यानी एक नेचुरल फिनोमेना है। अभी हम इसके जो इफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, यानी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। लेकिन अभी तक के लिए इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि कुछ गैसेज हैं जो कि हीट को ऑब्जॉर्व करती हैं और प्लानट को वार्म रखती हैं। ओके, नेक्स्ट। ओशियन एंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन है। सबसे पहले अगर हम इसकी इंटरेक्शन की बात करें, लाइक हमारे पास ओशन और इंटर एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन में एनर्जी, वाटर और डिफरेंट गैसेस का जो इंटरचेंजेबल होना जो है वो हमारे पास ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन कहलाता है। इसके जो मेन, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, तो वो फर्स्ट वन है हमारे पास हीट एक्सचेंज।
हीट एक्सचेंजर क्या है कि जैसे सूरज की रोशनी जो है वो जब हमारे पास समुद्र तक पहुंचती है तो वो समुद्र को गर्म कर देती है। अब गर्म समुद्र जो है वो हमारे पास फिजा को गर्म कर देता है, सो वहां पर हमारे पास जो है वो मॉइस्चर्स फराहम होते हैं। और जब वो मॉइस्चर्स बनते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास बुखारात बनकर जो है वो हवा में स्केप आउट हो जाते हैं। और यही वेपर्स जो है बाद में हमारे पास बादल बनते हैं और बारिश बनकर वापस दोबारा जमीन पर लौटते हैं। लेकिन थर्ड हमारा फैक्टर है विंड का, कि जब हमारे पास फिजा की हवाएं समुद्र की सतह पर चलती हैं जिससे वेव्स और करंट्स पैदा होते हैं, तो ये वेव्स जो हैं वो हीट को और दूसरी नमकियात को जो है वो दुनिया भर में मुंतकिल करती हैं। फोर्थ वन फैक्टर है हमारा गैस एक्सचेंज का। जैसे समुद्र जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जब्स करता है और खारिज भी करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये जमीन के क्लाइमेट चेंज पर जो है वो असरअंदाज होता है। अब ये बेसिकली डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा होता है, ये हमारे पास जो है वो कॉरियोइस इफेक्ट पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। वो क्या है कि जब हमारे पास हवा पानी या किसी भी चीज़ जो सीधे रास्ते में हरकत कर रही हो, तो जमीन की रोटेशन की वजह से वो दाएं या बाएं मुड़ जाए, तो उसकी अब हम कहते हैं कि वे हमारे पास जो है वो कॉरियोइस इफेक्ट कहलाता है। और इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट जब साइक्लोन्स या हरिकेन्स अकर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओशंस और एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है ना उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, उनमें उन एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हमने देख ली थी, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अब वो कैसे कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उसमें शामिल हो रही हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जैसे, उनसे बहुत ज़्यादा CO2 इमिशन हो रही है। उसके अलावा दरख्त काटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मीथेन कैसे कहाँ से, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, उसका इस्तेमाल। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कल्टीवेशन की वजह से। सही है, उसके अलावा कंबस्शन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स। उसके अलावा कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से एरोसोल इमिशंस होती हैं। तो बायोमास बर्निंग हो गई, चाहे हमारे व्हीकल्स जो हैं वो रिलीज कर रहे होते हैं एरोसोल, जैसे सूट है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, इससे अब क्या नुकसानात हो आ रहे होते हैं, एयर क्वालिटी इफेक्ट होती है, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो रही है, हमारे इकोसिस्टम, क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन। सही है, तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारा प्लानट इससे वार्म हो रहा है। सही है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें इस वजह से देखना पड़ेगा, यानी वो जो एक नॉर्मल बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया इन एक्टिविटीज़ की वजह से। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज हमें देखना पड़ रहा है। सही है, सडन चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, सी लेवल्स में, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न हमें देखने पड़ते हैं। उसके अलावा हमारी एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। और फिर ओशन एसिडिफिकेशन जो हो रही है ना CO2 अब्जॉर्प्शन की वजह से, तो उसमें क्या होता है, मरीन लाइफ के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और हमारी वाटर बॉडीज़ को भी। जी, नेक्स्ट 30 सेकेंड कर इसको दें ज़ुनैरा, और 30 सेकेंड का तदब्बुर शेयर कर देते हैं। ठीक है, हम्म, इससे पीछे जाएं लास्ट वाली पे, कि हमारे इफेक्ट्स क्या होंगे अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो फातिमा, ठीक है, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता ज़मीन पे तो उसके असरात क्या होंगे, कि कोई भी हवा नहीं होगी जिसको हम ब्रीथ कर सकेंगे, फिर हैंस नो लाइफ, कोई वेदर नहीं होगा, हैंस नो लाइफ, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होंगे, हैंस नो लाइफ, और कोई प्रोटेक्शन अगर नहीं होती तो हैंस नो लाइफ। यानी अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो हमारे लिए लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लास्टली हम अपने तदब्बर को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या था। उसमें हमने देखा कुरान की आयत सूरत अंबिया के 32, जिसमें आसमान को एक महफूज छत के तौर पे अल्लाह ताला बताते हैं, और वो हमने देख लिया कि कैसे कैसे ये हमारी हिफाजत कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा हवाओं का हमने देखा, सूरत अन-नूर आयत 43 है, वो बताती है कि अल्लाह ताला ने उसमें बताया कि हवाएं हैं और वो क्लाउड्स को ड्राइव करती हैं, फिर वो फर्टिलाइज भी कर रही होती हैं। फर्टिलाइजिंग विंड का नाम भी कुरान में आया है, सूरत अल हिजर की आयत 22 है, उसमें रियाहुन लवाकी। ठीक है, तो ये सारे फिनोमिनन्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। और उसके अलावा सूरत अन्नाम में आयत नंबर 125 है, जिसमें अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जो काफिर हैं वो इस्लाम के लिए, उनकी चेस्ट ऐसे टाइट हो रही होती है जैसे कोई ऊपर जा रहा है तो उसकी चेस्ट टाइट होती है। तो हमने देख भी लिया है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, ऑल्टीट्यूड के साथ प्रेशर कम होता है तो सांस लेना जो है वो ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है।
तो हम इसको वाइंड अप ऐसे करेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर एक खलीफा बनाया है, ठीक है। उसकी ज़िम्मेदारी यही है कि वो इस रिसोर्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको रहने दे और रिसोर्स को प्रोटेक्ट भी करे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। अरुबा, इनकी वीडियो सेटिंग है, आप लोगों ने जो वीडियोस बनाई हैं वो हम प्ले करते हैं, जो प्ले करने वाला है। या ग्रुप 3 आप करें, पुल कर दें। एक वॉइस आ रही है? नो। वॉइस इधर से शायद इशू ही आ रहा है, वॉइस हमारी भी है। मिट्टी समझा। अभी आवाज आ रही है? यस, क्लियर। हमने जमीन को हमेशा एक खामोश मिट्टी समझा, लेकिन एहसान के सफर ने हमें सिखाया कि हर कदम जिस पर हम चलते हैं उसके नीचे एक दुनिया छुपी है। ये दुनिया एक नहीं 4 हैं। सबसे ऊपर वो परत जिस पर हम रहते हैं, नीचे वो चट्टानें जो बहती हैं, उसके बाद माया दहात का समुंदर, और फिर वो मरकज जो गर्मी से दहक रहा है मगर दबाव ने उसे जमा कर रखा है। जब हमने ये जाना तो एक और सवाल उभरा, ये मकनातीसी फील्ड कहाँ से आती है जो हमें सूरज की आग से बचाती है? और तब पता चला कि वो माए दहात जो जमीन के मरकज में घूम रही है, वहीं हमें एक अनदेखे होल में महफूज रखती है। फिर हम उस मैंटल में उतरे जो पत्थर का है मगर बहता है। गर्मी और दबाव ने उसे ऐसा लचकदार बना दिया कि वो वक्त के साथ खुद को शक्लें देता है। और हमें ये सब कैसे पता चला? ज़लज़लों की उन लहरों से जो ज़मीन में सफ़र करके हमें बताती हैं नीचे क्या है, कहाँ है और कैसा है। ये लहरें हमें उस हरकत की तरफ ले गई जो मेंटल में मुसलसल जारी है। नीचे से गर्म मवाद ऊपर, ऊपर से ठंडा नीचे, एक ना रुकने वाला चक्कर जो ज़मीन की अंदरूनी आग को जिंदा रखता है। और जब अंदर हरकत हो तो बाहर खामोशी। यही तो वजह है कि पहाड़ उठते हैं, बड़े आज़म सिरकते हैं और ज़मीन बदलती रहती है। उसी तलाश में हमें एक नाजुक लाइन मिली जो क्रस्ट और मेंटल के बीच छुपी हुई है। मोहो, एक बड़ी खाद जो ज़मीन की सतह ख़त्म और उसका असल चेहरा शुरू होता है। हमने नीचे पहुंचने की कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम नाकाम और नाकाम रहे, क्योंकि गर्मी, गहराई और दबाव हमारी मशीनों से ज्यादा ताकतवर हैं। मेंटल तक पहुंचना आज भी एक ख्वाब है, लेकिन ख्वाब वो भी था जो कार्बन का एक जरा देखता है और लाखों साल बाद वो हीरा बन जाता है। यही तो जमीन के अंदर की ताकत है। मगर अगर कभी ये ताकत खत्म हो जाए, जमीन का दिल ठंडा पड़ जाए, तो शायद हमारा दफा भी खत्म हो जाए और जिंदगी का चिराग बुझ जाए। ये सब राज हमें जमीन नहीं बताए, ये हमें बताए और एहसान की तलाश ने बताए।